नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय सनातन धर्म। जय भारतीय संस्कृति। आज मैं आपके समक्ष अखंड भारत का इतिहास, इसके संबंध में विस्तार से संबोधन करने जा रहा हूँ। आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि बीते 2500 वर्षों में हिंदुस्तान पर जो आक्रमण हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि यह देश कैसे गुलाम और कैसे आज़ाद हुए। पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास तो हम सभी जानते हैं, बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती। वास्तव में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। सबसे पहले मैं आपको एवरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। एवरेस्ट का नाम सागर माथा गौरी शंकर चोटी के नाम से प्रसिद्ध था। पृथ्वी का जब जल और थल इन दो तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तब 7 द्वीप एवं 7 महासमुद्र माने जाते हैं। हम इसमें से भारतीय नाम जम्बू द्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवर, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, वहाँ के निवासी। इस जम्बू द्वीप एशिया के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागर माथा गौरी शंकर है, जिसे सन 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदल दिया। अब उससे पहले अखंड भारत की 4 सीमाएं थीं। अखंड भारत इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, परंतु पूर्व व पश्चिम का वर्णन नहीं है। परंतु जब श्लोकों की गहराई में जाएं तो भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन करें तभी ध्यान में आ जाता है कि श्लोक में पूर्व व पश्चिम दिशा का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया, और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यान ईरान तक ही है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यान यानी कि ईरान व इंडोनेशिया के बीच का पूरे भूभाग को आर्यावर्त अथवा भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत देश के, भारतवर्ष के और इस आर्यावर्त के अब तक 24 विभाजन हुए हैं। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में 24वां विभाजन है। अंग्रेज का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत व्यापारी बनकर भारत में आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके पश्चात सन 1857 से सन 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। सन 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान भारत का क्षेत्रफल केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। अखंड भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राज्यों की भाषा, अधिकांश शब्द संस्कृत के ही हैं। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी ही हैं। खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, परंपराएं, पूजा पाठ, पंथ, धर्म, ये सब के तरीके सबके एक से थे।
जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में भारत के इतर यानी विदेशी धर्म, विदेशी मजहब आए, विदेशी संप्रदाय आए, तब यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। 2500 सालों के इतिहास में सिर्फ हिंदुस्तान पर ही आक्रमण हुए। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्ष में जो भी आक्रमण हुए, यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल व अंग्रेज, इन सभी ने केवल और केवल हिंदुस्तान पर ही आक्रमण किया। ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कहा है। किसी ने भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। रूस और ब्रिटिश शासकों ने बनाया था अफगानिस्तान। सन 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और दिनांक 26 मई सन 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों ने, जो कि भारत में उस समय रह रहे थे, के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। दोनों ताकतों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा का मार्ग भी खोज दिया, परंतु इन दोनों पूंजीवादी व मार्क्सवादी ताकतों में अंदरूनी संघर्ष सदैव बना रहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका है। अफगानिस्तान शैव व प्रकृति पूजक मत से बौद्ध मतावलंबी और फिर विदेशी पंथ इस्लाम मतावलंबी हो चुका था। बादशाह शाहजहां, शेर शाह सूरी व महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कंधार यानी कि गंधार आदि का स्पष्ट वर्णन मिलता है। सन 1914 में आजाद रेजिडेंट का दर्जा दिया गया, किसको मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित करके पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय पर शरण ली थी। अंग्रेजों ने विचारपूर्वक सन 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेज के अप्रत्यक्ष अधीन ही था। रेजिडेंट के बिना महाराजा को कुछ भी खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। इस कारण राजा महाराजाओं में यहाँ तनाव था। नेपाल सन 1947 में ही अंग्रेजी रेजिडेंसी से मुक्त हुआ। भूटान के लिए भी एक चाल चली गई। सन 1906 में सिक्किम व भूटान, जो कि वैदिक बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज के छोटे भूभाग थे, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से लगकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिडेंट के माध्यम से रखकर चीन के विस्तारवाद पर अंग्रेजों ने नजर रखना प्रारंभ किया। यहाँ के लोग ज्ञान, सत्य, अहिंसा, करुणा के उपासक थे। यहाँ खनिज व वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ के जातीय जीवन को धीरे धीरे मुख्य भारतीय धारा से अलग कर मतांतरित किया गया। सन 1836 में उत्तर भारत में चर्च ने अत्यधिक विस्तार कर नए आयामों की रचना कर डाली। फिर एक नए देश का निर्माण हो गया जिसका नाम भूटान रखा गया। और उसके पश्चात चीन ने कहाँ कहाँ कब्जा किया। सन 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन, भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। हिमालय को बांटना और तिब्बत व भारतीय को अलग करना, यह षड्यंत्र रचा गया। चीनी और अंग्रेज शासकों ने एक दूसरे के विस्तारवादी साम्राज्यवादी मंसूबों को लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक खेल खेला और इस प्रकार से चीन भी विस्तार कर रहा था और अंग्रेज भी अपने शासन का, अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपने लिए फिर एक नया रास्ता बनाया, नया मार्ग बनाया। सन 1935 व सन 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है।
इसीलिए समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बिठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी गई। म्यांमार व श्रीलंका का अलग अस्तित्व प्रदान करते ही मतांतरण का पूरा ताना बाना जो पहले से तैयार था, उसे अधिक विस्तार व सुदृढ़ता से भी इन देशों में प्रदान की गई। ये दोनों देश यानी कि श्रीलंका और म्यांमार देश वैदिक बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हैं। म्यांमार के अनेक स्थान विशेष रूप से रंगून का अंग्रेजों द्वारा देशभक्त भारतीयों को काले पानी की सजा देने के लिए जेल के रूप में ही भी उपयोग होता रहा है। अब फिर क्या हुआ, 2 देश से 3 देश बन गए। सन 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी। इस सबसे ज्यादा खराब स्थिति भौगोलिक रूप से पाकिस्तान की थी। ये देश 2 भागों में बटा हुआ था और दोनों के बीच की दूरी 2500 किलोमीटर। दिनांक 16 दिसंबर सन 1971 को भारत के सहयोग से एक अलग देश बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। इसके पश्चात भारत के विशाल इतिहास के अंतर्गत उसको अच्छे तरीके से ना पेश करने के लिए तथाकथित हमारे इतिहासकार भी दोषी हैं। यह कैसी विडंबना है कि जिस श्रीलंका पर पुरुषोत्तम श्री राम ने विजय प्राप्त की, उसी श्रीलंका को विदेशी बना दिया। रचते हैं हर वर्ष रामलीला। वास्तव में दोषी हैं हमारे इतिहासकार समाज, जिसने वोट बैंक के भूखे नेताओं से मालपुए खाने के लालच में भारत के वास्तविक इतिहास को इतना धूमिल कर दिया कि उसकी धूल साफ करने में इन इतिहासकारों और इनके आकाओं को सांप्रदायिकता दिखने लगती है। यदि इन तथाकथित इतिहासकारों ने अपने आकाओं ने वोट बैंक राजनीति खेलने वालों का साथ नहीं छोड़ा, तो देश को पुनः विभाजन की ओर धकेल दिया जाएगा। इन तथाकथित इतिहासकारों ने कभी वास्तविक भूगोल एवं इतिहास से देशवासियों को अवगत कराने का साहस ही नहीं किया। हमें अपने देश के, अपने आर्यवर्त के, अपने हिंदुस्तान के और इस विशाल देश के वास्तविक इतिहास की ओर जाना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए तथा इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा देश चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ सके और किसी भी प्रकार से आगे कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी, कोई किसी प्रकार का आपस में मतभेद इस देश में नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त परिवारजनों के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक मंगल कामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सदैव सुखी, संपन्न, खुश, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।